गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम पर। और यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन बैच है उसमें होप सो कि सभी की लाइव हो गई होगी क्लासेस। एक बार आकर के बता दें मुझे थोड़ा सा, ताकि मुझे यहाँ पर कंफर्म हो जाए चीजें, राइट। तो एक बार आ जाए। और बहुत तेज बारिश थी आज तो, है ना। और आई वॉज थिंकिंग कि टुडे इज द फर्स्ट क्लास और आज कहीं गड़बड़ ना हो जाए, राइट। तो थोड़ा सा लेट हुए हैं शुरू, तो आ जाइए फटाफट से जो भी स्टूडेंट्स हैं। अनुज जी, आपकी क्लास लाइव हो चुकी है आपके बैच में, राइट। और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका हिसाब क्या है भाई, वो भी बता दें। यहाँ पर मैं एक बार कंफर्म हो जाऊं कि सभी क्लासेस में चल गई है क्लासेस हमारी, तो फिर मुझे आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार बस मैं श्योर हो जाती हूँ कि सारी जगह क्लास लाइव हो चुकी है। 1-2 दिन लगेगा इस हिसाब को जानने में, है ना। ऐप अपडेटेड है तो इस करके अपडेटेड ऐप के चलते मुझे पता नहीं चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या है चीजें, राइट जी। बस अनुज जी आप ही दिखाई दे रहे हो मुझे तो अभी। और अगर स्टूडेंट्स हैं वो भी आ जाए भाई तो अच्छा लगेगा क्लासेस में, अगर जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। आवाज वगैरह आ रही है अनुज जी, आपको आवाज वगैरह आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ओके ओके। हमारे पास यहाँ पर प्रियंका है, हर्षित है, शालिनी है, अमित मिश्रा है, संचित है, मनीषा है और रूबी है, अमित जी है और अनुज जी है। वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, राइट। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। ओके जी, शुरू करते हैं चीजों को। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज वगैरह आ रही होगी। पहले तो आप सभी लोगों को अब मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो टारगेट रहेगा, क्योंकि अभी मैं जीएस की क्लासेस नहीं ले रही हूँ, सार्थक या फिर जो हमारा नया आगाज बैच है, अभी वहां पर जीएस मैं शुरू नहीं करने वाली हूँ। मेरा फोकस है ऑप्शनल पर, ऑप्शनल पर फोकस है। और हमारे साथ में हमारी थोड़ी सी यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी ये रही कि हमने कई जो टाइम पर एंट्रीज दे दी टॉपिक शुरू होने के एकदम बाद। अब मैं अगर बताऊं तो सबसे पहला जो हमारा बैच था उसमें मैं खत्म करा चुकी हूं, मैं और सौम्या मैम ने हमने कराया था हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, उसमें हमने ये चीज वहां पर खत्म करा दी थी, ठीक है। हमारा एक और बैच आया जिसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर कविता खंड को कराया, कविता वाला खंड, कविता खंड को वहां पर करा दिया। एक हमारा दूसरा बैच आया जिसमें मैंने कराया था कहानी, कहानी खंड। और ये जो हमारा बैच शुरू हो रहा है ये हो रहा है उपन्यास खंड से, उपन्यास खंड से, ठीक है। अब इसमें जो हमारे साथ में स्टूडेंट्स जुड़े है ना, जो हमारे साथ में, वॉइस तो आ रही होगी ना, ठीक है। वॉइस आ रही है अनुज जी, एक बार बता दें सारे सारे स्टूडेंट्स की वॉइस वगैरह का कोई इशू तो नहीं है भाई। वॉइस का अगर कोई इशू है तो आप मुझे तुरंत बता दीजिए, और जो भी चीजें होती है आप मुझे तुरंत बताया करें, क्योंकि बताने से ही कुछ बात बनेगी और मुझे पता नहीं चलेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। हाँ, अब मनीष जी बिल्कुल अब इस चीज को कंप्लीट करवा कर ही छोड़ा जाएगा। रोहित सर एक बार चेक करना वॉइस आ रही है क्या, वॉइस, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास इतने सारे बैचेस थे बच्चे, उसमें मैं अभी आपको जो आपका वाला रीसेंट बैच है उपन्यास खंड कराऊंगी। हो सकता है हमारे साथ कुछ आज पहले ही दिन स्टूडेंट्स जुड़े हो, वो कहें हमें तो आया, समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना, वॉइस वगैरह आ रही है। तो जो
सबसे पहला बैच था वो ये ना सोचे कि सबसे पहले वाले का तो सभी हो रहा है, दूसरा वाला ये ना सोचे कि मेरा कविता खंड छूट गया है, या मैंने तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जाना ही नहीं, क्या होता है, आदिकाल क्या है, वीरगाथा काल क्या था, रीतिकाल क्या था। तो इंटर रिलेट करके पेपर पढ़ना है, दैट मीन्स कि हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता वो बता दे मुझे अभी के अभी, और जिसको पता है वो आगे बढ़े। किसी भी स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं करा जाएगा। अगर किसी को ये लगता हो कि मुझे इग्नोर कर दिया, मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, सबसे पहली बात कि हम आपसे बहुत ही सीरियसनेस की अपेक्षा करते हैं, जो आप हो, इतने सहयोगी हो कि इतना कोऑर्डिनेट और इतना कोऑपरेट करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। 1 महीने आपकी क्लासेस हमने स्टॉप कर दी, आपने उस चीज को सहर्ष स्वीकार करा। इस चीज को मैं हर मीटिंग में, हर जगह पर अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों की ये चीजें बताती हूँ, ठीक है। उसी का आज नतीजा है कि इतनी बारिश होते हुए भी मैं वहां से आई, क्योंकि पहला क्लास था, मैं नहीं चाहती थी बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस हो। अब यहाँ पर जो हमारी एक्चुअल क्लासेस शुरू होंगी 1 जुलाई से शुरू होंगी, और मैं ये चाहती हूँ कि चाहे हमारे इसमें कोई बच्चा मेंस लिख रहा है इस बार, चाहे नहीं लिख रहा है, क्योंकि आप अपने आप को वैसे ही ट्रेंड करिए। मेरा यहाँ पर उम्मीद और पूरा भरोसा रहेगा कि सितंबर तक हम इसमें मोस्ट ऑफ द सिलेबस को कवर कर ले। टारगेट ये रहेगा एवरीडे 2 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स का मतलब है 2 आवर्स 1 आवर 50 मिनट प्लस। अगर आपको लगेगा तो मैं 2 टाइम क्लास लेने को तैयार हूं, अगर आपके ऊपर कोई और बर्डन ज्यादा क्लासेस का नहीं है तो। हमें सिलेबस पूरा करना है। जब मैंने पूरा किया था, मैं आपको बता रही हूं, मेरा एग्जाम था और मैंने पेपर लिखा था मात्र 3 महीने में इसको। और उससे पहले आप लोगों को तो कुछ चीजें तो पता है, कम से कम हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का साहित्य, या हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा का इतिहास, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं इस चीज को बहुत ही, मेरे अंदर एक आदत है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि कुछ को लगता हो कि झूठ था, हमसे झूठ बोला गया, ठीक है। मेरे अंदर वो आदत नहीं है, या बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होती है, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। यहाँ पर आप लोग ये चीज जानिए कि जब उसमें 3 माह में हमने पूरा का पूरा निबंध, नाटक, पूरा का पूरा उपन्यास, कविताएं, सारी चीजें मैंने पढ़ी थी, तो आप भी पढ़ सकते हैं। टारगेट बनाइए और इसको, मतलब इस चक्र से निकलिए कि बार बार री एंट्रीज एंड री एंट्रीज। इसके बाद हम किसी को एंट्रीज नहीं देंगे, अगले बैच में भले दे दें, क्योंकि उससे क्या होता है, कई स्टूडेंट्स इग्नोरेंस में आ जाते हैं बेचारे। उनकी क्या गलती है भाई, उन्होंने क्या किया है ना। तो इग्नोरेंस हमारी तरफ से नहीं होती, बट वो को इंसिडेंटली हो जाते हैं इग्नोर। मान लिया आप कोई 10 क्लास के बाद आके ज्वाइन करे भाई, या तो वो खुद गारंटी ले कि वो अपनी रिकॉर्डेड क्लास कर लेगा, है ना, या कर लेगी। तो इसमें कई बच्चे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जिनको इस साल एग्जाम लिखना है, या जिन्होंने अपना टारगेट बनाया था कि मुझे सितंबर 2022 तक अपना पूरा सिलेबस करना है, वो बेचारे पिस जाते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर जो रहेगी टारगेट, जो रहेगा वो यही रहेगा कि आपको ये चीजें फटाफट से करा दी जाए। मेरे हिसाब से आप सभी इस चीज से सहमत होंगे, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम 2 तरीके से चीजों को करेंगे। कुछ चीजें यहाँ पर हैंड रिटन होंगी और कुछ चीजें यहाँ पर नोट्स के माध्यम से होंगी, है ना। कुछ चीजें क्या होंगी यहाँ पर, नोट्स के माध्यम से होंगी, और कुछ चीजें हैंड रिटन होंगी, ठीक है। मैम मुझे नहीं पता है, अपलोड नहीं है। संजीत जी अभी बैठ करके मैं जा करके अपलोड कराऊंगी, अभी आई हूँ, 12-1 बजे तक आप लोगों की ये क्लासेस हो जाएंगी। अमित मिश्रा आपकी पहली क्लास है, झूठ बोल रहे हो। चलिए क्लियर है कंचन जी को, हाँ जी आ रही है वॉइस। अनुज पीडीएफ अपलोड नहीं है। संजीत ओके, अभी कराऊंगी सारी चीजें, सब क्लियर है, बट कहानी से पहले हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। मनीष नो प्रॉब्लम, शालिनी वॉइस आ रही है। अरुण, अमित, ये कब कौन सा बैच है? अमित मिश्रा आप तो ओल्ड स्टूडेंट हैं या कोई और नए बच्चे हैं? कंचन जी को ले लेना भाई, जिसके पास है एक्सेस वगैरह वो इनको ऐड कर दें। कंचन जी को लाइन बाय लाइन वीडियोस नहीं है। संचित जी मैं बैठ के इस पे काम कराती हूँ आज, ठीक है। हाँ कंप्लीट ही करेंगे इस चीज को। संचित जी का भी ले लीजिए नंबर, और जिनके पास भी है एक्सेस वगैरह उनको जरा वहां पर लाइए, ताकि एक प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे लोग आ जाएं, ठीक है जी। जी ओके, मोहित जी भी मुझे नए दिख रहे हैं, संजीत जी भी मुझे नए दिख रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें यहाँ पर नए दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरी चीज मैं थोड़ी सी और क्लियर करूंगी यहाँ पर कि ऑनलाइन कमेंट कब करेंगे आप लोग? ऑनलाइन कमेंट करेंगे किसी कंफ्यूजन की स्थिति में। किसी कंफ्यूजन की स्थिति में आप लोग ऑनलाइन कमेंट करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं, तो आप फिर कोई कमेंट ना करें, है ना।
क्योंकि उससे मैं आपके कमेंट ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगी। हम लोग जूम से जुड़ेंगे आपस में, ठीक है। कमेंट यहाँ पर टाइम खराब होएगा, डाइवर्ट होएगा। आपको भी, किसी को कोई रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है उसको बहुत अजीब लगते हैं कमेंट पढ़े जाना, है ना। तो हम जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस संडे को हम एक जूम रखेंगे और जूम मीटिंग में जो भी हमारे नए पुराने बच्चे हैं सभी को कॉल आएंगी, सभी उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना जुड़ जाना। सुबह या शाम में रखेंगे, दोपहर में नहीं रखेंगे। आप दिन के किसी हिस्से में हम जूम रखेंगे। हमारी जो क्लासेस रहेंगी इस बैच में वो रहेंगी मंडे टू सैटरडे। टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। मंडे टू सैटरडे हम यहाँ पर जो है क्लास रखेंगे। संडे के दिन जूम रखेंगे। संडे के दिन क्या रखेंगे? जूम रखेंगे। और सैटरडे वाली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। जैसे पहले क्वेश्चन डिले हो जाते थे आपके, इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये संडे के जो सवाल आपसे लिए जाएंगे ये अगले संडे तक, ये 2 सवाल हो सकते हैं, ठीक है, ये 2 सवाल हो सकते हैं। इनको अगले संडे तक आपके क्वेश्चंस के आंसर को चेक करके आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देना चाहती हूं कि इस ईमेल एड्रेस पर monika.exampur@gmail.com, इस पर आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर यही है ना भाई, पुराने वाले बता देंगे, बहुत दिन हो गए दिया नहीं किसी को नंबर, ये नाम। तो ये मेरी ऑफिशियल वेब वो है ईमेल एड्रेस। इस पर आप सभी मुझे जो है मैसेज कर दें, जो भी आपकी समस्याएं हैं। व्यक्तिगत जुड़ाव मेरा अपना पर्सनल मानना है कि मैं आप सभी से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ी रहूं। इस बार मुख्य परीक्षा लिखे, अगली बार लिखे, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि मैं आपसे आपकी मुख्य परीक्षा तक, आपके फाइनल सिलेक्शन तक जुड़ी रहूं। ये यूट्यूब की क्लास नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रही हूं अपना, ये एप्लीकेशन की क्लास है। और वास्तविकता में एप्लीकेशन के बच्चों को संतुष्ट करना और उनसे जुड़ाव रखना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए किसी भी संस्थान का, क्योंकि आप वो हो जिन्होंने वास्तविक स्तर पर एक शुल्क दिया है और जो सीरियसनेस को प्रदर्शित करते हैं। वही शुल्क दे पाएंगे जो सीरियसनेस को जिनके अंदर होगी, ठीक है। जिनके अंदर सीरियसनेस नहीं है वो अपना यूट्यूब पर इधर उधर घूमते हुए कहीं पर भी आ सकते हैं, उनसे भी वास्ता होना चाहिए। पर हम नहीं जान सक रहे हैं कि उनके अंदर किस तरीके की जो है सीरियसनेस है, या है भी या नहीं भी, ठीक है जी। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है जी, अरुण जी को भी कर देना, रूबी जी को भी कर देना भाई, है ना। प्रणय, क्या कहना चाहते हो भाई? मैंने आपकी चैट नहीं पढ़ी, अब चैटिंग बंद कर दीजिए, ये मेल पे भेज देना अपना जो भी सवाल हो आपका। सबसे पहली बात यहां पर देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में देख लेते हैं चीजों को सिलेबस के माध्यम से। ठीक है, सिलेबस के माध्यम से देख लें, 10 से 15 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा साथ दें। जो पुराने बच्चे हैं भूल गए होंगे, यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस, इन तीनों में सिलेबस थोड़ा बहुत अलग पर सेम है। 500 नंबर का हिंदी साहित्य यूपीएससी में पूछा जाता है। 250 नंबर के पेपर होते हैं, 250 नंबर के पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। बीपीएससी में 300 नंबर का हिंदी साहित्य होता है और यूपीपीसीएस में 400 नंबर का हिंदी साहित्य होता है। 200 और 200 नंबर के पेपर पूछे जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते होंगे कि हिंदी में व्याकरण है, ये है आपका साहित्य, ठीक है, क्या है? साहित्य।
और साहित्य के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। 15 मिनट दें, पुराने बच्चे बोर ना हो। साहित्य समाज का क्या है? दर्पण है। तो यानी कि जो समाज में हो रहा है वही साहित्य में लिखा जा रहा है। सोसाइटी, लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये कौन कहते हैं? शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। बहुत बड़ा नाम, निबंध के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऐसा ना लगने दूं कि हम नए हैं कि पुराने हैं। यहाँ पर कई बैच के बच्चे मिले हुए हैं, कुछ की कुछ चीजें हो चुकी हैं, सिलेबस आदि के बारे में डिस्कशन हो चुका है, पर जो नए हैं उन्होंने नहीं देखा होगा इन चीजों को। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये इस तरीके का वेटेज है। अब जब आप यूपीएससी की एग्जाम देते हैं तो कुछ बेसिक बातें उसके लिए पता होनी चाहिए। जब यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर बेसिक बातें क्या पता हो कि यूपीएससी में 2 पेपर हैं, 250 और 250। सिंगल सब्जेक्ट अब रखना है आपको। ये पेपर 1 है और ये पेपर 2 है। एक ही विषय के 2 पेपर आपके हैं। जितने भी विषय हैं 29-30, उन सभी का यही क्राइटेरिया है, इसी तरीके से उनको लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में खंड 2 होते हैं। एक खंड का होता है और दूसरा खंड खा होता है। जो इनकी शर्तें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि खंड का में कितने प्रश्न होंगे? प्रश्न संख्या 1 से 4 तक, और खंड खा में प्रश्न संख्या 5 से 8 तक होंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। यहां पर कुल हमें यूपीएससी की बात बता रही हूं, कुल 5 प्रश्न करने होंगे। कुल 5 प्रश्न करने हैं, जिसमें एक प्रश्न का जो वेटेज हुआ वो हुआ आपका 50। तो यानी कि 250 नंबर आपके आ जाएंगे जब आप 5 प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाँ यूपीपीसीएस का भी ऐसे ही एक दिन सबका बताते चलेंगे किसमें कितने अनिवार्य है क्या है। आज यूपीएससी का देख लीजिए, कल की क्लास में शुरू कर देंगे। यूपीपीसीएस से एक ही दिन बताएंगे तो बोर लगेगी क्लास की, सिलेबस ही डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 250 अंक क्या है आपके? 250 अंकों का 5 प्रश्न आ रहा है। अब 5 केवल 5 नहीं है, 5 में अलग अलग खंड है। यहाँ पर ये चीज समझ आई, खंड का और खंड खा, ये सभी नए पुराने बच्चों को समझ आया होगा। इसी प्रकार से पेपर 2 में होता है खंड का और खंड खा। तो अब इसमें अनिवार्य क्या है? प्रश्न संख्या 1 और 5, यानी कि दोनों खंडों का पहला प्रश्न अनिवार्य है, कंपलसरी है। कंपलसरी प्रश्न है, कंपलसरी क्वेश्चन। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों पेपर में अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब यू कैन नॉट स्किप दैट। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी इसमें 5 खंड है। ठीक है, अलग अलग, पहले और 5वें सवाल में 5 खंड है 10-10 नंबर के। समझ मैं क्या कह रही हूँ? उलझ तो नहीं गए? तो वो आपको करने ही होंगे। नहीं आ रहा तो छोड़ दोगे भाई, क्या कर सकते। बट यू डोंट हैव चॉइस, आपके पास चॉइस नहीं है। 1 और 5 में आपके पास चॉइस है। यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 में से कोई कर दीजिए। मतलब 2, 3, 4 में से कोई कर सकते हैं, 6, 7, 8 में से कोई कर सकते हैं। शर्त यह है कि एक खंड से कम 2 सवाल करने हैं। एक खंड से कम 2 सवाल करने हैं, यानी कि आप अपना कॉम्बिनेशन बना लो कि मैं 1 करूं, 2 और 3 कर दूं, और इधर से 5 और 6 कर दूं। हो गए ना आपके 3, 2, 5। या फिर इधर से दूसरा कर दूं केवल और इधर से 7, 8 कर दूं, या इधर से तीसरा करके 6, 7 कर दूं। वट एवर इज योर कॉम्बिनेशन, इट इज अप टू यू। आपके ऊपर है, जो भी आप चाहते हो उसको। ठीक है भाई, ये चीज मेरे हिसाब समझ में आ रही होगी। यानी कि यहाँ पर आपको किस तरीके से सवाल करना है, यहाँ पर आपको किस तरीके से सवाल करना है वो आप जानो भाई, वो आप जानो। उसमें आपको 11 बजे क्लास है आगाज बैच में। हिस्ट्री नहीं प्रणय जी, मैंने बात कर ली है संजय सर से, वो अब आपकी नहीं लेंगे सार्थक वाली वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास। अभी मेरी आते आते उनसे बात हुई, आज नहीं ले रहे हैं ना वो लोग, आज वो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो नहीं लेंगे इस समय पे, आप उसके लिए निश्चिंत रहे। वो मेरा अपना मैनेजमेंट है, मैं कर लूंगी उसको। यहाँ पर ये चीज समझ में आई आप लोगों? चलिए जी आगे चल देते हैं हम। अब प्रश्न संख्या 1 में और प्रश्न 5 में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, बाकी में चॉइस है। इसमें आपके कितने खंड हैं? इसमें आपके 5 जो है सब सेक्शन टाइप के हैं।
5 क्वेश्चन है, ऐसा मानो आप। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है ना, तो 5 क्वेश्चन कितने के होंगे, 50 नंबर के। ऐसे ही सेम इसमें है। और बाकी जो आपके 3 रहे प्रश्न, उन 3 प्रश्नों में 3-3 खंड हैं। उन 3 प्रश्नों में कितने खंड हैं बच्चे, 3-3 खंड हैं। ये चीज आप यहाँ पर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। रोहित सर एक बार आना। रही हूँ, ये चीजें समझ में आ गई आपको। तो जो मैंने बताया 3 प्रश्न होंगे, 3-3 खंड होंगे और 2 होंगे 5-5 के। ये चीज क्लियर है नए पुराने सभी बच्चों को, नए पुराने सभी को क्लियर है ये। अब यहाँ पर आप आगे देखिए कि इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस आप 5-10 मिनट का समय दीजिए पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम में पेपर 1 में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको थोड़ा सा देख लीजिए। पेपर 1 में यहाँ पर चीजें कौन सी पढ़नी है देखेंगे। 2 चीजें हैं, एक है आपकी हिंदी, एक है आपकी हिंदी भाषा का इतिहास, और दूसरा है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में ये अंतर है कि हिंदी भाषा के इतिहास में हम किन चीजों को पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के इतिहास में हम पढ़ेंगे कि भाई जो आज मैं हिंदी बोल रही हूँ, ये आपके साथ में जितनी हिंदी मैंने बोली, इस हिंदी को यहाँ तक आने में, इस हिंदी को यहाँ तक आने में कितना जो चीजें आई हैं, जो परिवर्तन आए हैं, वो कौन से ऐसे परिवर्तन थे और किस तरीके से इस आज की हिंदी का विकास हुआ है, किस तरीके से इस आज की हिंदी का क्या हुआ है बच्चे, विकास हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये है आपका हिंदी भाषा का इतिहास। दूसरा है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि जब जिस समय में रह रहे हैं उसमें किस तरीके का साहित्य, मान लिया पद साहित्य है, गद्य साहित्य है, निबंध साहित्य है, कौन सा साहित्य उस समय लिखा जा रहा है, तो उसका क्या इतिहास रहा है, उसकी क्या हिस्ट्री रहा है। आपके ना कमेंट शो नहीं हो रहे हैं मुझे, तो अगर कोई ज्यादा परेशानी होगी तो मेल कर देना, अगर कोई ज्यादा दिक्कत होगी, मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं आपके। यहाँ पर ये दोनों चीजें हो गई, ठीक है जी। अब इसको आगे कर करके आप लोग देख लेंगे, है ना। अब हिंदी भाषा के इतिहास में खंड का में यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कितना, खंड का, यहाँ से सवाल 1 से नंबर 4 तक पूछा जाएगा आपको। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। यानी कि हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास, इसमें देखें आप कि आज मैं ये जो हिंदी आपके सामने बोल रही हूँ, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, किस तरीके से ये यहाँ तक पहुंच पाई है, ये क्या है आपका, ये हिंदी भाषा का इतिहास के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। हमने सभी ने पढ़ा कि भाई संस्कृत है। सबसे पुरानी पुस्तक भाई वेद है, वो किस में लिखी है भाई, संस्कृत में लिखी है। ये सब पढ़ के आए हम लोग। तो हमें संस्कृत हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है कि संस्कृत से कैसे आगे चीजें बनी। आप जैसे देखेंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं तत्सम, जैसे कपाट, कपाट से क्या बना, किवाड़। ठीक है, जैसे क्या था पहले, सबसे पहले क्या था, धम्म था। क्या था, यहाँ पर आप देखेंगे ये था धम्म, धम्म से क्या बन गया, धाम, धाम से क्या बन गया, धर्म। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो हमने पहले, मान प्राकृत में क्या था, पाली में क्या था, संस्कृत में क्या था, तत्सम में क्या था, तद्भव में क्या है, ये इस तरीके की चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। ये इस तरीके की चीजें यहाँ पर बच्चे आ जाती हैं। ठीक है, ओके जी।
यहाँ पर देख सकते हैं आप आगे कि हिंदी भाषा के इतिहास में हमें संस्कृत नहीं पढ़ना है, हालांकि इसका जो विकास हुआ इसी से हुआ है। ना ही हमें इसमें आपका पाली पढ़ना है, ना ही पाली पढ़ना है और ना ही प्राकृत पढ़ना है। ठीक है, 5 मिनट में, वैसे वो पुरानी वीडियोस में भी ये सिलेबस आपको मिल जाएगा जब अपलोड करा देंगे तो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपभ्रंश और इसके बाद आ जाते हैं बच्चे अवहट। ठीक है, अवहट और इसके बाद है पुरानी हिंदी। इस चीज को याद रखेंगे, हमें ना तो ये पढ़ना है कि किस तरीके से पाली प्राकृत से विकास हुआ है और ना हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से यहाँ पर संस्कृत से विकास हुआ है। ठीक है, यहां तक की चीजें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं पढ़नी है, बट मैंने एक क्रम बता दिया। हमें क्या पढ़ना है, अपभ्रंश पढ़ना है, अवहट्ट और पुरानी हिंदी। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों एक ही बात है ना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दोनों एक ही बात है, पर एक यहाँ पर आपने नाम तो सभी ने सुना होगा, कीर्तिलता कीर्ति पताका, किन की रचनाएं हैं, कीर्तिलता कीर्ति पताका। बताएं फटाफट से अगर किसी को याद आ रहा है तो। हाँ जी, अगर किसी को याद आ रहा है तो बताएं मुझे कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका किन की यहाँ पर रचनाएं हो जाती हैं। बताएंगे फटाफट से, बताएंगे भाई, किसको याद है? बताएं, पर आपके तो कमेंट ही नहीं दिखेंगे, बताओगे कहाँ? बताओ भाई, किसकी है कीर्तिलता कीर्ति पताका? कोई आंसर नहीं किसी का? बताएं। अच्छा मनीष, अभी आपकी समस्या पे आती हूँ, कमेंट बहुत देर में जा रहा है। हिस्ट्री क्लास नहीं आज, ठीक है, हिस्ट्री क्लास नहीं आज। बहुत अच्छे मनीष कुमार, विद्यापति, बहुत अच्छे बच्चे, विद्यापति, हाँ अमित विद्यापति। तो यहां पर विद्यापति जी ने कहा, विद्यापति की जो किताब है इन्होंने कीर्तिलता में बताया कि दोनों क्या है, दोनों अलग है। हम पढ़ेंगे अपभ्रंश और अवहट्ट को जब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें तो पता ही नहीं है। उसके बाद पुरानी हिंदी, उसके बाद आती है खड़ी बोली। ठीक है, इसी को कुछ लोग खड़ी बोली भी कह देते, इसी को क्या है, कुछ लोग खड़ी बोली भी यहाँ पर कह देते हैं। ठीक है जी। और अमित जी आप जो कह रहे हैं प्री बच्चे होता है, देखो प्री नहीं, अमित नहीं, वो एक बच्चा कह रहे कोई, प्री होता है यहाँ पर 250 नंबर का और सॉरी 200 नंबर का और 200 नंबर का। पहले पेपर में आता है GS 1 पेपर, जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी सबके सवाल आते हैं, मल्टीपल चॉइस के 100 सवाल आते हैं, 200 नंबर के होते हैं। ठीक, वो आपका सुबह हो जाता है, सुबह वाली जो शिफ्ट होती है उसमें। दूसरा पेपर होता है 2:30 बजे से, 2:30 से आपका 4:30, जिसे सीसेट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें 80 सवाल आता है, 200 नंबर का। ठीक, उसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब सवाल रहता है, इंग्लिश वगैरह आपका। वो दोनों पेपर एक दिन हो गए संडे को। उसके बाद रिजल्ट आता है, सीसेट क्वालिफाइंग है, जो 66 नंबर प्लस आपको आ जाएंगे तो पास हो जाएगा। ठीक, पहले पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ लगेगी लगभग 90, 80, 89, 85 जो भी जा रही है। उसके बाद आप मेंस में कितने पेपर देते हो, मेंस में लिख लो फटाफट। एक एसए का पेपर होता है 250 नंबर का। ठीक, 2 एसए पूछते हैं, खंड का और खंड खा। जब हम बात करेंगे यूपीपीसीएस की, उसमें 3 एसए पूछता है, 50 नंबर का। और इसमें यूपीएससी में 2 पूछा 250 नंबर का,
आगे चलो GS1 पे। GS1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर वाला सेक्शन आ जाता है, सोसाइटी वाला सेक्शन आ जाता है, जिसमें 250 नंबर के सवाल पूछेगा। पेपर 2 में आ जाता है आप लोग का क्या, पॉलिटी, गवर्नेंस और छोटा छोटा सब्जेक्ट, 250 नंबर। पेपर 3 इकोनॉमी आपका, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर वगैरह, वो आ गया आपका कितने का, 250 नंबर। चौथा पेपर इथिक्स का है, 250 नंबर। लिखने वाले पेपर है, 1000 नंबर के हो गए, 250 का ऐसे हो गया, ये हो गया आपके 1250। 500 नंबर का पूछ लिया ऑप्शनल, 1750 नंबर, 1750 नंबर। उसके बाद आपका बच्चे पूछ लिया उसमें हिंदी कंपलसरी, दैट इज वेरी डिफरेंट टू दैट, इससे अलग है वो, कंपलसरी अलग होता है। कंपलसरी ग्रामर बेस्ड होता है, 300 नंबर का परीक्षा है आपका। कितने का, 300। 25% ले आओगे पास हो जाओगे, क्वालिफाइंग है बस, ठीक, 25% पे क्वालिफाइंग। ऐसे ही एक पेपर होता है इंग्लिश कंपलसरी का, उसमें भी 300 नंबर का है, 25% लाओ क्वालिफाइंग हो जाए। ग्रामर है, प्रेसेस राइटिंग, नरेशन, एक्टिव पैसिव, लाइक दैट। यूपीपीसीएस में नहीं है, इंग्लिश, हिंदी है। ये पेपर दोनों क्वालिफाइंग है, 600 नंबर क्वालिफाइंग में दो। अगर इसमें पास नहीं हुए तो भाई ओवरऑल फेल हो जाता है वो बच्चा। इतने पेपर हो गए, यानी कि 1750 का मेंस हो गया, जिसका नंबर जुड़ेगा आगे। फिर इंटरव्यू होता है 275 का, ठीक, ये है, ओके, ये है सारी चीज। चलो, याद है कि चीजें समझ आ गई होंगी। अब आगे बढ़ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। दूसरा जो इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी भाषा का मध्यकाल। हिंदी भाषा का मध्यकाल। हिंदी भाषा के मध्यकाल में आपको 3 चीजें पढ़नी है। एक पढ़नी है अवधि, एक पढ़नी है ब्रज और एक पढ़नी है खड़ी बोली, ठीक है। ये तीनों पढ़नी है आपको। जब हम अवधि की बात कर रहे हैं तो अवधि की बात करते हुए हम इनको तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, तुलसीदास जी को, रामचरितमानस, कुछ छंद चौपाई जो भी हैं वो मेंशन है क्लियरली, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। दूसरे आ जाते हैं इसमें मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पद्मावत जो बहुत चर्चा में रहा, पद्मावत। यहाँ पर आपके ब्रज में आ जाते हैं, ब्रज में बहुत फेमस नाम है, आप सभी को पता होगा, सभी को जानकारी होगी, सूरदास जी की, ठीक है, सूरदास जी। और आगे एक और है इसमें, देव आ जाते हैं, देव। यहाँ पर खड़ी बोली में जब आप खड़ी बोली पढ़ेंगे तो जो हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में इसको बोला जाता है, उसमें किस तरीके से विकास हुआ, कैसे कैसे आगे चीजें बनी, ये सारी चीज आप इसमें पढ़ लेंगे। हिंदी भाषा का मध्यकाल था। उसके बाद आ जाता है भाई आपके टॉपिक है हिंदी भाषा का आधुनिक काल। तो हिंदी भाषा का ये जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल के अंतर्गत कौन सा सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, जो हमारे स्वतंत्रता काल में, जो हमारे स्वतंत्रता काल, कौन सा, जब हमारे सारे लोग स्वतंत्रता के लिए फाइट कर रहे थे, वो वाला काल। आपने देखा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपने देखा होगा गांधी जी, आपने देखा होगा कि ये सब किसके बारे में बात करते थे, ये बात करते थे कि हिंदी नारे लगे, हिंदी हिंदुस्तान है ना, भारतीयों की जो भाषा है वो हिंदी होगी, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाया जाए, हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिले, हिंदी में ही हम बातें करते थे। जब हम सैनिक विद्रोह करते थे, जब हम कोई फाइट करते थे इंग्लिश से, अंग्रेजों से, जो हमारे देश के लोग जो गोरों की भाषा यानी अंग्रेजों की भाषा बोलते थे, उनको कई प्रकार से हमारे ही देश के लोग गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहते थे। मैकाले ने कहा था कि इनको क्या बना दो, इनको बाहर से, तो क्योंकि ये लोग काले हैं, हम लोग क्या थे, हमारी चमड़ी का रंग इतना ज्यादा उजला नहीं था, तो कहा गया कि इनको चमड़ी से वैसा ही रहने दो, इनकी आत्मा को पूरी तरीके से अंग्रेजी कर दो, यानी कि इनकी भाषा को अंग्रेजी कर दो। जब यहाँ पर जितने भी प्रस्ताव आए वो आपने देखा होगा, वो प्रस्ताव किसके लिए थे कि अंग्रेजी शिक्षा, मिशनरीज आई, आप इतिहास में पढ़ते होंगे, मिशनरीज जो आई उन्होंने प्रचार प्रसार किसका किया, अंग्रेजी भाषा का। कई लोगों को, गरीब लोगों को लोभान्वित करा गया, उनको कहा गया कि अगर तुम एडॉप्ट कर लेते हो ये क्रिश्चियनिटी और ये सारी चीजें, तो आपको मुफ्त में आपके बच्चों को स्कूल मिलेगा, खाना मिलेगा और आपको नौकरियां मिल जाएंगी सैनिक की। तो ये तमाम चीजें क्यों थी, हमारी भाषा पर प्रहार था, और इसी भाषा को बचाने के लिए हमारे कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काम करा। तो वो काम करा किस भाषा में, अंग्रेजी में थोड़ा करा, तो हिंदी में। और क्यों करा, क्योंकि हिंदी को स्टैब्लिश करना चाहते थे एज आ, हिंदी को स्टैब्लिश किसके लिए करना चाहते थे, एज अ
नेशनल लैंग्वेज। तो आज भी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अगर हम देखें तो हिंदी नहीं। क्यों नहीं है, उसके लिए अलग प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेज आ गए। भाई पूरे राष्ट्र में आप हिंदी नहीं बोल सकते, आपके पास में तमिलियन है, आपके पास में द्रविडियन है, आपके पास में मराठी है, गुजराती है, आपके पास में कन्नड़ है, तो आप हाउ कैन यू इम्पोज टू ऑल ओवर, आप नहीं उस चीज को इम्पोज कर सकते। आपके पास कुछ ऐसे राज्य है जो हिंदी भाषी ही है, वो हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में, और राजभाषा कहते हैं जिसमें हमारे राज्यों में ऑफिशियल काम होते हैं, यानी कि आधिकारिक रूप से जो काम काज होंगे, कागज पत्तर लिखे जाएंगे, वो हमारे देश में इस भाषा में होंगे, प्लस एक लोकल लैंग्वेज भी साथ में रहेगी। और उसके लिए देश की यूनिटी को बचाने के लिए हमने अंग्रेजी का सहारा लिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एक्ट, अधिनियम आदि थे जो अंग्रेजी भाषा में थे, बहुत सारे कोर्ट कचहरी के काम, बहुत सारे पुलिस के काम, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें बाहर से ही ली है, बोरो करी है, हमारे पास तक समय नहीं था, हमने 200 साल उनसे भिड़ने में लगा दिए। तो अपने साहित्य रचना करने में, साहित्य नहीं मतलब हमारे जो कोर्स एंड कंडक्ट थे उनको लिखने के लिए, ना ही तो बुद्धिजीविता का हालांकि स्तर काफी ज्यादा था हमारे देश में, पर वो कुछ ही लोग थे, क्योंकि शिक्षा को हमेशा सीमित रखा गया हमारे देश में स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, इन सारी चीजों के चलते हमने उन चीजों को ऐसे लिया। तो स्वतंत्रता काल में जितनी भी चीजें चल रही हैं वो क्यों है, वो हिंदी को एस्टैब्लिश करने के लिए है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि इसमें स्वतंत्रता के इस समय में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली जो उत्तर भारत में थे, खड़ी बोली हिंदी भाषा, इसमें आपके गांधी जी आ जाते हैं, इसी में गांधी जी इसी में आप देखते हैं उनसे पहले जब 19th सेंचुरी में जब आप दयानंद सरस्वती को देखते हो, जब आप विवेकानंद जी को देखते हो, शिकागो में जाकर भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी संस्कृति को बनाने वाला कौन है, कोई और है, हमारी संस्कृति को बनाने वाले हम स्वयं हैं, हम गौरव है हमें इस चीज पर कि हमारी संस्कृति ऐसा गेरुआ वस्त्र पहनने को, और मतलब इतना दमदार भाषण आज तक उसे याद किया जाता है, ठीक है। तो इन सब के जैसे दयानंद जी हो गए आपके, है ना, दयानंद जी के प्रयासों को, विवेकानंद जी के प्रयासों को, इवन मैं ये तक कहूंगी कि जो नॉन हिंदी बेल्ट के लोग थे उनके प्रयासों को, है ना, पूरे विश्व में सराहा गया। और जब आप कहते हैं यहाँ पर कि जो जैसे सावरकर जी हैं, ठीक है, और यहीं पर आप केशव चंद्र सेन की भूमिका देखेंगे हिंदी को एस्टैब्लिश करने में, और तमाम जितने भी केशव चंद्र सेन की भाषा को देखेंगे, तमाम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इन्हीं को नहीं ETC लिख देती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें सिलेबस में हिंदी भाषा का मानकीकरण। हिंदी भाषा का मानकीकरण कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन को, यानी कि अगर हम बात करें इस स्टैंडर्ड की, तो आज भी आप देखेंगे, जैसे मैंने ये हिंदी लिखा, हिंदी को मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोई मना करेगा मुझे, ठीक है। यहीं पर जब आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे महत्वपूर्ण, इस ता को मैं ऐसे 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 भी लिख सकती हूँ। कई जगह आप इस महत्वपूर्ण को देखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, महत्वपूर्ण। तो ये जो चीज है, तो अगर ये हम इनके किस मानक को देखें, कौन सा मानक सही है, किसको हम एक रूपता में स्वीकार कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे और इनको हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है देवनागरी लिपि, यानी कि एक तो है भाषा और एक है हमारी लिपि, यानी कि स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट का विकास किस प्रकार से हुआ और यहाँ पर किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, मैं सवालों की भी चर्चा करते चलूंगी, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट का विकास कैसे हुआ, लिपि यानी कि लेखन का तरीका, है ना, स्क्रिप्ट क्या होता है जिसमें हम लिख रहे हैं, जैसे पंजाबी को हम किस में लिखते हैं, गुरुमुखी में, जैसे हम इंग्लिश को किस में लिखते हैं, रोमन में, जैसे हम हिंदी को किस में लिखते हैं, देवनागरी में, मराठी को किस में लिखते हैं, देवनागरी में, यानी कि हमें मराठी इसलिए समझ आती है, मैं पूरी मराठी अखबार और मैगजीन्स मैं रीड कर सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब वो इसलिए क्योंकि उसी स्क्रिप्ट देवनागरी थी, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई। जैसे आप कन्नड़ तमिल को नहीं इतनी जल्दी समझ आए, गोल गोल लिखते हैं पता नहीं क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जिनकी स्क्रिप्ट देवनागरी है मैं उनको इजीली रीड कर सकती हूँ, राइट। तो आपने देखा कि क्या इसमें क्या सवाल आते हैं कि देवनागरी लिपि की क्या समस्याएं हैं, क्या देवनागरी लिपि को सभी भाषाओं के लिए यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, क्या चैलेंजेस हैं, ये तमाम चीजें आपको इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है जी। आगे आ जाता है आप लोगों का, आगे आ जाता है भाषा और बोली, यानी कि भाषा किसको कहा जाता है, बीच बीच में हम इन चीजों को समझते चलेंगे। भाषा तो हो गई लैंग्वेज और बोली हो गई डायलेक्ट, है ना, यानी कि वो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और बहुत कम लोगों के द्वारा स्वीकार्य होती है। अगर भाषा की तुलना करें इससे, तो भाषा एक बड़े व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, बड़े लोगों के द्वारा,
एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है, उसकी एक रूपता भी होती है। अगर मैं इसकी बोली की बात करूं तो जैसे आप देखोगे बोली एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप में से कुछ हरियाणा के बच्चे होंगे तो कैसे पढ़ते हैं, कड़े जा रहा है, कड़े, है ना। कुछ होंगे जो हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के होंगे, सहारनपुर में बोलते हैं किंगे जा रहा है, किंगे, ठीक है, किंगे, ठीक है। कुछ होंगे जो किधर बोलेंगे, किधर, ठीक है, किधर, कड़े, किंगे, किधर, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द डायलेक्ट, ये क्या है, आपकी बोली है। बोली में मैं बोली कुछ ही लोगों के लिए, अब अगर जाकर हम महाराष्ट्र में बोले किंगे तो हो सकता है उनको समझ ना आए, कड़े नहीं आएगा समझ, कुठे, वो क्या बोलते हैं, कुठे, कुठे गेला, है ना। तो ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब आपके डायलेक्ट होती हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बड़े वर्ग तक नहीं होती है, जिनको समझ में नहीं आती हैं चीजें, ठीक है। तो भाषा और बोली किस तरीके से अलग है, जैसे हमने देखा कि हिंदी के अकेली हिंदी भाषा में लगभग 18 से 19 बोलियों का वर्गीकरण किया गया है। तो और कितनी ऐसी भाषाएं जिनकी बहुत सारी बोलियां होती हैं, है ना। तो बोलियां कैसे हैं, बोलियां आपकी कोस कोस पर बदल जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर बोलियां हर जगह बदल जाती हैं। ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है जी। तो भाषा और बोली में हम इस चीज को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें टॉपिक कि हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का तकनीकी विकास, यानी कि टेक्निकल जो डेवलपमेंट हुआ हिंदी भाषा का वो कितना है। आप अगर आज से 10 साल पुरानी बात करें तो आपके पास में जो लैपटॉप्स है उनमें हिंदी में हम टाइप नहीं कर सकते थे, हम मतलब मैंने तो नहीं देखा है, उसमें अंग्रेजी में ही होता था, ना हमें उतनी समझ थी ना हमें आता था। कोई कह दे कि तुम हिंदी की टाइपिंग में, मुझसे नहीं आती थी। आप देखेंगे आपका जो फोन होता है, अगर मान लिया आज से 10 साल पहले भी स्मार्टफोन होता था ही, तो उस स्मार्टफोन में जो अभी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभी आप हिंदी में उसमें लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, तो ये इसका डेवलपमेंट ही तो है हिंदी भाषा का। हिंदी में क्या कर सकते हैं, टाइप कर रहे हैं आज आप, आपका जो वो होता है जिसमें हम ऐसे बोलते हो हेलो गूगल, तो हेलो गूगल पहले अंग्रेजी में आता था, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट बोलेंगे इसको। यानी कि हम पहले स्पीच बोल करके उसे टेक्स्ट में जैसे मैं क्वेश्चन टाइप करती हूँ जब, है ना, मैं क्वेश्चन टाइप कैसे करती हूँ, ऐसे बोल लेती हूँ स्पीच वाले में, और बोल के वो मेरी स्क्रीन पे आ जाता है, मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये तकनीकी विकास ही तो है। जैसे इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, जिसमें आप सारी चीजें ढूंढ सकते हो। तो पहले इंसाइक्लोपीडिया में आपका अंग्रेजी में ही आया करता था, तो धीरे धीरे कंप्यूटर्स में डेवलपमेंट करा गया तकनीकी भाषा का, हिंदी को तकनीकी रूप में क्या किया गया, विकसित किया गया, और आज इंसाइक्लोपीडिया आपका हिंदी में भी आ जाता है। जैसे कुछ मशीनरीज होती है, पहले वो जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले वो जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारे निर्देश हैं, उन निर्देशों को अंग्रेजी में ही सुनती थी, मानती थी, आज वो इनको हिंदी में भी मान और सुन रही हैं। तो ये क्या है आपका, ये है हिंदी भाषा का तकनीकी विकास। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हम वो जो होता है एलेक्सा को बोल के बताते थे वेयर इज माई वॉच, आज बताए मेरी घड़ी कहाँ है, वो समझती है, क्योंकि दैट इज अ टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, राइट। ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी, जिसको नहीं आ रही वो बता दें। समझ में आ रही है ना चीजें, एक बार रुको मैं ऐप खोल के देखूं पहले, जिसको नहीं आ रही वो बता दे। अच्छा, नहीं प्रणय, आपकी जो हिंदी हिस्ट्री वाली क्लास है वो मैंने टाइमिंग चेंज करा दिया संजय सर से, वो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री किसी और उसमें चलेगी, ये मेरे समय में नहीं चलेगी, क्योंकि हम इसी समय में पढ़ रहे हैं, और है ना, कोई और क्लास क्लैश नहीं होगी आपकी। आप में से काफी सारे बच्चे हमारे पास सार्थक के भी हैं, है ना। अमित मिश्रा बताएं कहाँ पे देख रही हो। शालिनी 25% या 33%, भाई 25% किस में है, उसमें है आपका जो कंपलसरी पेपर होता है, 25% किस में है, जो कंपलसरी मेंस में पेपर होता है, उसमें क्वालिफाइंग परसेंटेज 25 है, सीसेट में 33 है, ठीक है। अरे 25% होता है भाई, ठीक है, चीज क्लियर हुई शालिनी, ठीक।
हाँ, सीरीज में हर एक स्टूडेंट को आगे पीछे करके क्वेश्चन मिलते हैं। सीरीज ए का मतलब होता है कि उसमें हो सकता है वो पहला क्वेश्चन हो और सीरीज बी में वो क्वेश्चन 10वां हो, क्वेश्चन सेम रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? हाँ, तिलक जी भी हैं इसमें, मनीष जी, वेरी गुड। अभी मेरे हिसाब से चीजें आपको सबको क्लियर है। 12-1 का मैंने चैट पढ़ा है सबसे लास्ट, हर्षित जी का। तो चीजें क्लियर हो रही हैं, जो चीजें मैंने अभी बताई हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। यहाँ तक की चीजें क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, हिंदी भाषा का व्याकरण। तो ये जो बच्चे कहते हैं कि हमें मेंस में क्या मदद करेगा हिंदी लिटरेचर में, तो बस ये एक पॉइंट मदद कर सकता है। इस हिंदी भाषा के व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पर ग्रामर पढ़ने वाले हैं। बहुत कम होता है वैसे इसमें, जैसे आपका लिंग है ना, वचन, जैसे इसमें संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, ये तमाम जो व्याकरण है इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इस व्याकरण को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है जी, चले, ये पेपर 1 का सिलेबस था, मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा आप सभी को। जिसको नहीं आया वो भी बता दें। ठीक है जी, जिसको नहीं आया वो भी बता दें। हाँ, स्पीड स्लो ही रखेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड स्लो ही रखेंगे। सिलेबस सबको समझ आ गया? पेपर 1 में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, सिलेबस सबको समझ में आ गया? पेपर 1 में क्या क्या हम पूछने वाले हैं आपसे, मतलब हम नहीं, यूपीएससी, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया आपको पेपर 1 का? खंड का इसका समझ में आया या नहीं? ओके, पेपर 1 खंड ख, ये क्या है? ये है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीजें लिखी गई, उनका क्या इतिहास रहा। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 कालों में बांटते हैं। सबसे पहला है आपका आदिकाल इसलिए क्योंकि सबसे प्रारंभ का है। दूसरे नंबर का आ जाता है आपका भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद आ जाता है रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद आ जाता है आधुनिक काल। इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए और जान लीजिए। ठीक है, हम किस में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल में, मतलब हम पैदा हुए हैं आधुनिक काल में। आदिकाल की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको माना जाता है 1000 से 1350। हालांकि इन सभी कालों पर काफी विवाद वगैरह है, और 1650 से 1650 तक ये काल है। ये है आपका 1650 से 1850, और 1850 से आधुनिक काल तक, यानी कि वर्तमान तक माना जाता है आधुनिक काल। ये सारे की सारी चीजें क्या है, ये इसमें थोड़ा विवाद है, कोई कहता है नहीं 900 से है, कोई कहता है 800 से। जो सर्वमान्य है वो ये है, वो सर्वमान्य ये चीज आ जाती है आपकी। ठीक है, इसमें कौन है, जब हम इसे पढ़ेंगे तो जैसे पृथ्वीराज रासो, इसमें कौन सा साहित्य लिखा गया? इसमें साहित्य लिखा गया वीरता से भरा हुआ, यानी कि एकदम भाई भुजंग करकारी, यानी कि मतलब एकदम भाई कतई बहुत बड़े वाले, मतलब आल्हा उदल टाइप के जो लोग नहीं थे, नाम सुने कभी? वो एकदम वीरता भरी बातें करते थे, है ना, वीरता भरी, एकदम वीर रस से भरी हुई परिपूर्ण कविताएं वो यहाँ पर गाते थे। ठीक है, हालांकि इसमें विद्यापति ने भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है। भक्ति काल में जब हमारा मुख्य जो उद्देश्य रह गया वो रह गया मोक्ष, और हम कहाँ तक स्थित रह गए? हम सीमित रह गए ईश्वर तक। ईश्वर प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का परम कर्तव्य, परम उद्देश्य हो गया। यहाँ पर आपके सूरदास जी आते हैं, तुलसीदास जी आते हैं, यहीं पर आपके कई कबीर
आते हैं, यहीं पर वो सारे के सारे कवि कविताएं लिखते हैं। भक्ति काल आपके आ जाते हैं सूरदास आगे इसमें मैं बताऊंगी आपको। इसी में आपके जायसी आ जाते हैं, इसी में आपके जो है आ जाते हैं कबीर जी, इसी में आपके आ जाते हैं तुलसी जी। ये तमाम तरीके के लोग जब आपके सामने भक्ति रस में मतलब भवभीन होकर के कविताएं लिख रहे हैं, अपने पद लिख रहे हैं, सबद साखी रामायणी लिख रहे हैं, जब यहाँ पर कहते हैं गुरु गोविंदाओ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। भक्ति काल एक बहुत ही स्वर्णिम काल का रहा गया, जिसमें सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए अपने आप को एक बहुत ही प्रतिष्ठित जगह पर प्रतिष्ठान किया। जब यहाँ पर तुलसीदास आते हैं, इसको कई भागों में भक्ति काल को बांटा जाता है, जिसे हम कृष्ण धारा और कहते हैं राम काव्य धारा। इसी को यहाँ पर सूफी और प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी आदि आदि वर्गीकरणों में इसे बांटा गया, आगे पढ़ेंगे। रीति काल में आपके बिहारी आते हैं, नटत रीजत खीजत, है ना, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो प्रेमी प्रेमिकाओं के जब एक भरे भवन में नयन मिल रहे हैं तो वो एक दूसरे से शर्मा रहे हैं और आंखें चुरा रहे हैं। भो भवन में यहाँ पर क्या होता है, भरे भवन में क्या हो रहे हैं, लजियात यानी कि शर्मा रहे हैं और बार बार अपने नयनों को मिला ले रहे हैं एक दूसरे से, नयनों ही नयनों में बातें कर रहे हैं। कौन, बिहारी लिख रहे हैं। बिहारी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं और रचनाकार के रूप में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े रचनाकार इनको माना जाता है। रीतिकाल में प्रशंसा करने हेतु यह युग है जिसमें राजा रानियों की प्रशंसा करी जा रही, एकदम चाटुकारिता नहीं, उनके यौवन, उनके श्रृंगार की जब प्रशंसा है, उनके प्रेम मिलन की गाने हैं, उनके प्रेम मिलन की कविताएं चौपाई हैं, उसी को रीतिकाल कहा गया। थोड़ा सा कहेंगे कि इसको थोड़ा सा इन सभी कालों में एक डिसरिस्पेक्ट के काल में के रूप में देखा जाता है। कुछ और नहीं बचा, श्रृंगार ही बचा था। आगे आ जाता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल वो है जब 1850 के बाद देश में स्वतंत्रता संघर्ष की बारी आई और जिसमें लोगों ने अपने इन भक्ति और शक्ति सभी मूल्यों को त्याग करके इतिहास की तरफ पहले तो पहुंचाया लोगों को कि हम कौन हैं, हम सोने की चिड़िया रहे हैं और हम कौन हैं, हम वो हैं जहां पर नालंदा और तक्षशिला हुआ करती थी। हमारा जो गौरव था वो बहुत ही मतलब हमारा जो अतीत था वो काफी गौरव गान की गाथाएं गाता है। तो हे समस्त भारतवासियों, उसको याद करो और लौट जाओ अपने अतीत की तरफ, उससे शिक्षा लो। और क्या कहा यहीं पर, इसी में आकर के जो है आपके 1875 में आकर के लोग नारे दे रहे हैं, इसी में कह रहे हैं भारतीयों को लिख रहे हैं, इसी में वेदों की ओर लौटो और हमारा गौरव गान गा करके इसी में लोगों ने अपनी सभी ने अपनी कविताओं के माध्यम से, वीर रस के माध्यम से, प्लस इस वीर रस में आगे भी बढ़ गए ये लोग। पहले अपने गौरव गाथाओं को गाया और इसी में आगे बढ़ गए, सामूहिक रुदन को बताते हैं और हा भारत देश तेरी क्या दशा हो गई है ना। इसी में जब और आगे बढ़ जाते हैं तो इसी में एक तरफ पैरेलली गद्य की भी विधा का विकास होने लगता है, यानी कि कविताओं में काम नहीं चल रहा है क्योंकि कविताएं काफी संक्षिप्त होती हैं, काफी छोटी होती हैं। जब हम इन विषयों को करेंगे, इन टॉपिक्स को करेंगे तो वहां पर पूरी डिटेल में इन चीजों को करेंगे कि गद्य के नाटक, निबंध, कहानियां, यात्रा संस्मरण और न जाने ऐसी कितनी विधाएं जिसमें विस्तार हो, जिसमें क्या हो, ठहराव हो, जिसमें कहाँ पूर्ण विराम लगे हैं, कहाँ पर, क्योंकि जो पद्य होते हैं, पद्य काफी संक्षिप्त होते हैं, तो उस चीज से आगे निकल करके इसमें इसको लाया गया। ठीक है जी, ये यहाँ पर उसको लाया जा रहा है। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी। जी, आई चीज समझ में। मीराबाई को अचल में क्या है ना मनीष जी, मीराबाई का बड़ा स्थान है हमारे सिलेबस में। जो चीजें हैं हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। गद्य का विशेष पार्ट लिखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जी हर्षित, बता देंगे, आपकी तो इतनी कॉपियां चेक करी हमने, है ना, क्या दिक्कत हो रही है उसको समय समय पर देखते रहेंगे, कुछ समस्या नहीं होगी हमारे हिसाब से। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो ये था हिंदी साहित्य का इतिहास, ये था क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास था। ठीक है, अब इसी में जब आप आधुनिक काल को पढ़ते हैं, इसी में जो हमने लिखा है यहाँ पर, आधुनिक काल में किस किस को पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पेपर 1 को पेपर 2 से रिलेट कर सकें। इस आधुनिक काल को जो 1850 से आधुनिक तक है, यानी कि वर्तमान तक है, जिसमें हम अभी जी रहे हैं, 2022 तक यही है, वर्तमान तक है।
इसमें भारतेंदु युग को पढ़ेंगे, भारतेंदु युग, है ना। ये मतलब इतने महान काम इन्होंने करे कि इनके नामों पर युग ही रख दिए गए। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, ठीक है। ये आपका 1850 से 1900 तक चलता है। एक मिनट, 1900 तक, और ये 1900 से 1918 तक इस युग को देखा गया, ठीक है। चलिए, तीसरा आ जाता है छायावाद। छायावाद, और छायावाद 1918 से 1936 से, जिसके 4 स्तंभ रहे हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, इनको पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ेंगे, हालांकि जयशंकर जी के नाटक भी हमारे इसमें है, ठीक है। जयशंकर जी के नाटक भी है, कमायनी भी है इनकी, उस पेपर 2 में पढ़ेंगे। नाटक भी वहीं पर पढ़ेंगे। एक नाटक का नाम बताइए जो इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी। यहीं पर हम सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ेंगे, सुमित्रा नंदन पंत, और यहीं पर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ेंगे, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ठीक है। अब इन्हीं निराला जी की जो है राम की शक्ति पूजा भी लगी हुई है हमारे सिलेबस में, उसको हम कविता वाले पार्ट में पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जो आधुनिक काल है हिंदी साहित्य के। देखो, चीजों को आप अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते कि आप पढ़ लिया बाद में उधर जाए, रिलेट करके पढ़ना है। दैट इज यूपीएससी। वो ये नहीं कहेगा कि उसका पेपर 2 का मैंने क्वेश्चन पेपर 1 में क्यों दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा इनकी है। साथ ही साथ जो बच्चे बीपीएससी देते होंगे उनमें सरोज स्मृति इनकी बेटी की उसमें स्मृति में लिखी है, वो भी एक कविता उसमें जुड़ी है। यूपीएससी में 2 कविताएं इनकी, लंबी कविताएं दोनों। अगर हम जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ रहे हैं तो वहां पर कमायनी पढ़ रहे हैं उनका। आप देखेंगे श्रद्धा सर्ग है, ईड़ा सर्ग है, कौन सा चिंता सर्ग है, कौन सा कहाँ पर है, मैं उसे क्लियरली बताते चलूंगी। जब हम इन चीजों को पढ़ते जाएंगे तो आपको भी हिसाब लगता जाएगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? अगर क्लियर नहीं हो रही है तो आप इसमें मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक। हाँ डन, ये हो गया भाई आपका। पोएट्री पढ़ के मजा आ जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाता, नेक्स्ट यहाँ हमने 36 तक कर लिया। 36 के बाद आ जाता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद बहुत ही प्रोग्रेसिव वाला युग है। 1936 से ये रहा आपका 43 तक, ठीक है। प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद। 1900 प्रयोगवाद ये है आपका 1943 से 51। जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी, बहुत ही क्लियरली हम इस चीज को जानेंगे, ठीक है। नई कविता आ जाता है, नई कविता, और जो बाकी बचा थोड़ा बहुत जो भी बचा उसे आप समकालीन में पढ़ते हैं, समकालीन कविता में उसको पढ़ लेते हैं। ये आपका था पेपर 1 का खंड ख। क्या था? पेपर 1 का खंड ख। ये चीज समझ में आ गई? पेपर 1 के खंड का में क्या है, पेपर 1 के खंड खा में क्या है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के खंड का की। पेपर 2 जो है काव्य और पद, काव्य और गद्य, यानी कि गद्य और पद्य पर आधारित है। एक पेपर में गद्य है, एक में पद्य है, ये चीज समझ लीजिए। एक में क्या है, पदावली है, उसमें आपका कविताएं हैं, और एक में गद्य है जिसमें नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, ठीक। ये दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे से इंटर रिलेट करते हुए चलेंगे। अब पेपर 2 का, पेपर 2, ठीक है। और इस पेपर 2 में 2 चीजें हैं, एक है गद्य और एक है पद्य, ठीक है। अब जो पहला वाला है उसमें है पद्य, ओके। पेपर 2 का खंड का, पेपर 2 का खंड का, खंड का वापस से आपको क्या पढ़ना है। यहां पर जो अभी मैंने ये आपको करके दिखाया था, यहां पर जो ये मैंने करा है, ये क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास था। किससे जुड़ रहा था? पेपर 1 के खंड ख से जुड़ रहा था। अब इसी को हम पेपर 2 के खंड क से जोड़ देते हैं। इसमें आपको बताया गया है आदिकाल, यानी कि उस आदिकाल में किन किन की रचनाएं लिखी गई वो आपको यहाँ पर पढ़नी है ना। किन किन रचनाओं, जैसे भ्रमर गीत सार हम कहाँ पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे। भ्रमर गीत सार सूरदास जी का। भाई सिलेबस पे पकड़ बनानी बहुत मजबूत है,
बहुत मजबूत पकड़ बनानी है आप लोगों को, ठीक है। इसी में हम बिहारी को किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में हम द्विवेदी युग में लिखी गई रचनाओं कहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी में भारतेंदु जी की रचनाओं कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, आधुनिक काल, ठीक है। ये चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ रही होंगी कि हमें पहले में तो एक संक्षिप्त परिचय लेना है, दूसरे में हमें उसकी डेप्थ में जाना है। बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। आदिकाल में आपको कुछ नहीं पढ़ना, आदिकाल में कोई कवि नहीं पढ़ना, ठीक है। आदिकाल बस देख लेना है, आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या थी, उधर जब हम उसमें पढ़ेंगे आदिकाल क्या प्रवृत्तियां थी, क्या वीरगाथात्मकता थी, क्या पृथ्वीराज रासों में लिख दिया, यहाँ पर कोई ऐसे पर्टिकुलरली कवि आपको नहीं पढ़ना है। जब हम बात करेंगे भक्ति काल की, तो भक्ति काल में आपको पढ़ना है कबीर जी को पढ़ना है, यहाँ पर तुलसी जी को पढ़ना है, यहाँ पर तुलसी जी, यहीं पर आपको सूरदास जी को पढ़ना है और यहीं पर जायसी जी को पढ़ना है, सूरदास और जायसी। ये कहाँ पर पढ़ने, ये पढ़ने हैं आपको पेपर 2 के खंड क में। बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और लिख लेंगे इस चीज को बढ़िया से। तो कबीर जी में क्या पढ़ना है, जब पढ़ेंगे तो उस चीज को बताएंगे। यहाँ पर काफी इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर रामचरितमानस पढ़ना है, और रामचरितमानस है और कवितावली। उसने बिल्कुल क्लियरली बताया है कि आपको 1 से 50 तक के दोहे पढ़ने हैं। जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको आज ही अपलोड करवा दूंगी, मैंने ऑलरेडी टाइप कराया हुआ है, पुराने बैचेस में अपलोडेड है। ये यहाँ पर आपको जो उसने लिखा है, मैं तो एकदम सिंपल उसे तोड़ तोड़ के बता रही हूँ आपको, वहां पर उसने लिखा हुआ लाइन बाय लाइन, वो अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। भ्रमर गीत सार पढ़ना है इनका, इनका क्या पढ़ना है आपको, भ्रमर गीत सार, ठीक है, भ्रमर गीत सार, ठीक है। और इनकी क्या पढ़नी है, यहाँ पर आपको जायसी जी की पद्मावत पढ़ के निकलना है, पद्मावत, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे रीति काल में आपको बिहारी जी पढ़ने, कौन पढ़ने हैं रीति काल में, बिहारी पढ़ने, ठीक है। और आगे आधुनिक की बात कर लेते हैं अगले पन्ने पर, ठीक है। ये लिख लो फटाफट से, ये लिख लीजिए एक बार सारे सारे। क्लियर है, बताते रहा करो बीच बीच में, क्लियर है चीजें। ठीक है। अब आधुनिक काल में यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग का क्या पढ़ना है, द्विवेदी युग का क्या पढ़ना है, इस चीज को थोड़ा सा जान लीजिए और समझ लीजिए। लिखिए फटाफट से, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में कौन सी किताब पढ़नी है, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती खरीद लो, छोटा सा है, भारत भारती, छोटी छोटी किताबें हैं, खरीद लेना, भारत भारती। दूसरे नंबर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डाउनलोड कर लेना नेट से, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, यूपीएससी की बात कर रही हूँ, बीपीएससी का कल शुरू में कर लेंगे। कुकुर मुत्ता है, कुकुर मुत्ता, और इनकी बहुत ही फेमस कविता है राम की शक्ति पूजा। हमारे एक बैच के साथ हमने ये कर चुके हैं, आपको दोबारा करा देंगे, ठीक है। राम की शक्ति पूजा, ये इनके साथ में हमें पढ़नी है, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी पढ़नी है, जयशंकर प्रसाद जी जिनकी हमें पढ़नी है कामायनी, ठीक है, कामायनी। ओके जी, इसमें कौन से सर्ग पढ़ने पर्टिकुलरली मैं बता दूंगी। रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, इनका पढ़ना है कुरुक्षेत्र, छोटा सा है, खरीद लाना। कुरुक्षेत्र बहुत बढ़िया है, एकदम अल्टीमेट, भावनाओं से भर जाओगे एकदम से। नेक्स्ट बात आती है मुक्ति बोध की, मुक्ति बोध अल्टीमेट भाई साहब, ब्रह्म राक्षस, ठीक है, ब्रह्म राक्षस अल्टीमेट, ब्रह्म राक्षस पढ़ डालना है, ठीक है। ये सारा नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, ठीक है। ओके चलो जी, करते जाओ नोट, आगे बढ़ जाओ, ये नोट कर लो फटाफट से। आगे आ जाते हैं आपके अग्गे जी, अग्गे जी, अग्गे जी की पढ़नी है, बहुत ही अल्टीमेट कविता है, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा। जन कवि कहे जाने वाले नागार्जुन जी हैं,
नागार्जुन जी, नागार्जुन जी की 3 कविताएं यहाँ पे पढ़नी है। एक पढ़नी है हरिजन गाथा, हरिजन गाथा, ठीक है। बादल को घिरते देखा है, आज घिरते देखा है मैंने भी, है ना। बादल को घिरते देखा है, और एक पढ़ना है अंधेरे में, अंधेरे में, ये इनका है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सुमित्रा नंदन पंत को भी पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ये सारे के सारे आपको कहाँ पढ़ने, पेपर 1 खंड ख, पेपर 1 खंड, सॉरी कहाँ पर आ गए थे हम, पेपर 2 के खंड क में आ गए थे, पेपर 2 खंड क, ठीक है जी। निराला जी तो छायावादी, हाँ तो छायावादी को नहीं पढ़ोगे हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी तो है छायावादी, पंत जी भी तो है छायावादी। इसमें आपको महादेवी वर्मा का कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इसमें जब हम वहां छायावाद पढ़ेंगे तो वहां चारों स्तंभ के रूप में देखेंगे महादेवी जी को, बट साहित्य में नहीं लगाया, मतलब पेपर 2 के खंड का में नहीं लगाया उनका कुछ भी रचना, ठीक है। यहाँ पर पंत जी का लगाया, निराला जी का लगाया और प्रसाद जी का लगाया, ठीक। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए एज ए टिप्स एंड टंक, मुझे पढ़ना क्या है वही तो लाओगे ना खरीद के। ये जितनी भी है इनको खरीद लेना, ये नेट से डाउनलोड कर लेना, नेट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ठीक भाई, आगे चलो। अब बस हमारा एक पेपर बचता है, जो है हमारा पेपर 2 का खंड ख। अब हमारा पेपर 2 खंड ख, इसमें आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जिनमें आ जाता है आपका, सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगी उपन्यास। और उपन्यास आज ही जाकर के जितने नए पुराने बच्चे हैं गोदान खरीद लें, और गोदान लिखा है प्रेमचंद जी ने, किसी भी कवर का खरीद लेना, बस प्रेमचंद जी का होना चाहिए। यहीं पर एक महाभोज खरीद लेना, दूसरे नंबर पर उसे पढ़ेंगे 8-10 दिन के बाद। यहाँ पर लिखा है मन्नू भंडारी जी ने, मन्नू भंडारी जी ने, ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है, तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे दिव्या, जिस सीक्वेंस में लिख रही हूँ उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ये लिखा है डॉक्टर यशपाल जी ने, डॉक्टर यशपाल जी ने। और चौथे नंबर पर आ जाता है मेला आंचल, मेला आंचल। अब यहाँ पर ये लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। हाँ, एक पेपर 1 में एक चीज छूट गई हमारी, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, एक चीज छूट गई हमारी। खैर वो सिलेबस तो मैं डाल ही दूंगी। यहाँ पर इन उपन्यासकारों को भी एज अ उपन्यासकार भी पढ़ना है, जिसमें और भी है, जैसे भीष्म साहनी को भी पढ़ना है, हमें जैनेन्द्र को भी पढ़ना है ना, पर उनके उपन्यास नहीं पढ़ने हैं। मतलब मैं समरी करके दे दूंगी, जैसे मैंने पिछले बैच में पढ़ाया था, समरी करके मैं दे दूंगी वहां पर। ये 4 उपन्यास पढ़ने हैं, पर यही नहीं है कि 4 ही पढ़ने हैं, ठीक है, और भी पढ़ो, ठीक है। निर्मला भी पढ़ो, सेवा सदन भी पढ़ो, प्रेमाश्रय भी पढ़ो, ठीक है, और भी पढ़ो। बंटी, आपका बंटी पढ़ो, मन्नू भंडारी का, बहुत अल्टीमेट टाइप का, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ो, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, राइट। चलिए जी, ये आपको उपन्यास पढ़ने हैं। और नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का कहानी। 2 प्रकार की कहानी आपको गद्य में दी हुई है। एक तो है मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी, मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी। ये कौन सी सर्वश्रेष्ठ कहानी है, ये लिस्ट मैं आपको बनवा दूंगी, उसी के आधार पर किताब खरीदना। अभी मत खरीदना, क्योंकि फिर आप अल्टीमेटली पता नहीं कोई सी भी किताब ले लोगे जिसमें आपको बहुत गुमराह किया जाता है। कौन कौन सी कहानी है पर्टिकुलरली मैं वो बता दूंगी, मैंने सारी कहानियां कराई हुई है अपने पिछले बैच में, ठीक है। दूसरी आ जाती है एक दुनिया समानांतर, बहुत अल्टीमेट किताब है, ये किताब खरीद लेना जरूर, एक दुनिया समानांतर। और ये किताब किन की आती है, राजेंद्र यादव जी की आती है। किन की, राजेंद्र यादव जी की आती है, ठीक है। ये दोनों किताब खरीद के अपना रख लो, ये दोनों किताबें क्या है, खरीद के ले आओ बढ़िया से। नेक्स्ट आ जाता है आपका नाटक। और नाटक के अंतर्गत कौन कौन से, 3 नाटक लगाए यूपीएससी में। कितने, 3 नाटक लगाए, लिख लीजिए। आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही बढ़िया नाटक है एकदम से, आषाढ़ का एक दिन। आज जैसा हो रहा है ना यहाँ पर, ऐसा सा लग रहा है। मोहन राकेश अल्टीमेट, मतलब प्रेम में डूब जाओगे किसी के, नहीं, मोहन राकेश। यहीं पर आप पढ़ेंगे स्कंदगुप्त। किनका है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त आपके प्रसाद जी का है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी। नाटक बहुत अल्टीमेट है, पढ़ लेना एकदम से। नेक्स्ट आ जाता है आपका भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। ये चीजें आ जाती हैं आपको नाटक में भाई, नाटक में, ठीक है। आगे आ जाता है निबंध। 2 निबंध पढ़ने हैं, मतलब 2 किताबें पढ़ने, निबंध तो कई सारे। निबंध
लिख लीजिए निबंध। निबंध आ जाता है आपका आचार्य रामचंद्र, निबंध की दुनिया में बड़ा नाम शुक्ल जी का। इनका ले लेना चिंतामणि। 2 निबंध पढ़ने हैं इसमें से, चिंतामणि 2 निबंध पढ़ने हैं। एक आ जाता है आपका निबंध निलय। निबंध निलय एक छोटी सी किताब आएगी ऐसी मोटी सी, ठीक है। निबंध निलय किनका है? डॉक्टर सत्येंद्र, ठीक है। 7 निबंध आपको यहाँ से पढ़ने, टोटल 9 निबंध पढ़ने। ये मोटा मोटा सिलेबस है आपका, ठीक है। ये क्या है? रफली सिलेबस है आपका। ये चीज आगे समझ में आप लोगों कि क्या सिलेबस में हमें पढ़ना है। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्या कह रहे हैं, कौन सी किताब लेनी? मनीष समय समय में बताती रहूंगी। आप से डॉक्टर नगेंद्र की ले सकते हैं आप किताब, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की ले सकते हैं आप किताब, ठीक है। बाकी आपको धीरे धीरे चीज समझ में आएंगी। अभी किताब की भरमार ना करें, अभी सबसे पहले गोदान खरीद लो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इतना तो आपको चीजें करा दी, ये था सिलेबस। जिन बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं थी उनको भी बन गई होगी, जिनको नहीं बनी अभी तुरंत के तुरंत मैसेज कर दे, जल्दी जल्दी से मुझे बता दे। सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आप ये चीज जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर कोई भी जो जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल ये ना समझें कि भाई मेरे को 50 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आप ही लोगों से बहुत सारी चीजें सीखती हूँ, मैंने इसमें एग्जाम्स लिखे हैं, इसमें मुझे सिलेबस की समझ है, मैंने सिलेबस को बहुत कम समय में किया था, बाद में मेरा मास्टर डिग्री इसमें हुआ और मास्टर्स में ऑलमोस्ट वही सारी चीजें थी जो हमने यूपीएससी में पढ़ी थी, ठीक है। और अभी मुझे इसमें मास्टर्स करके 3 साल हो गए हैं और आई गोट 85% ऑफ माई मास्टर डिग्री, ठीक है। और मुझे अच्छा एक्सपीरियंस लगा क्योंकि मुझे ये लगा कि यूपीएससी में इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतने ज़्यादा आंसर्स लिख लेते हैं। मैंने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करी, इसीलिए जब मैं आपकी आंसर राइटिंग करती हूँ तो मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ जो जो चैलेंजेस मैंने फेस करे थे। नहीं पता होता है क्या चीज़ें हैं, क्या शब्द लिखे हुए हैं। गोदान कृषक जीवन की गाथा है, क्या है भाई मुझे क्या पता, गोदान की सारी कहानी पता है पर मैं उसे शब्दों में नहीं पिरो पा रही थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आंसर्स लिखना शुरू करा, टेस्ट सीरीज लगाई जिसमें बहुत सारे रिव्यूज मिले। 3 महीने के बाद हमारे सर ने कहा कि आज तुमने वो आंसर लिखा है जो मैं चाहता था। अंतिम दिन था, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई, चलो कुछ तो हुआ। बाकी अच्छे नंबर आते थे बट वो मतलब गुमराह नहीं करना चाहती हूँ ना मैंने किसी को आज तक 9-10 से ऊपर मुश्किल नंबर दिए होंगे बहुत विषम परिस्थितियों में, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको 12 नंबर दे दूं, 15 में आप खुश हो जाएं, फूल जाएं, आगे बढ़ ही ना पाए तो आपको नंबर 3-3.5 भी मिल सकते हैं, ठीक है। हर्षित जी हैं जिनकी राइटिंग एकदम माशाअल्लाह बहुत बढ़िया, ठीक है। तो राइटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है, हर्षित बुरा मत मानना, ठीक है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है पर आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको आपका एग्जामिनर पढ़ पाए, ठीक है। राइटिंग आप प्लेन पेजेस पर शुरू करिए, है ना। पहले ही दिन से राइटिंग शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही आपको पहला सवाल मिलेगा सभी से मेरी उम्मीद रहेगी कि वो कुछ ना कुछ जरूर लिखें, ठीक है। आज बचोगे कल नहीं बच पाओगे, एग्जाम तो लिखोगे ना, अगर ठाना है तो भाई इसमें सफल होके जाना, ठीक है। निकलना मत, बहुत गंदी दलदल है, नहीं तो फंस जाओगे, कुछ और कर ही नहीं पाओगे। ऐसी गंदी सी अंदर से भावनाएं उठती रहेंगी कि ये कर लेते नहीं वो कर लेते, पर करना मत कुछ भी, ठीक है। वही करना जो ठाना है एकदम, मतलब थोड़ा हो सकता है नेगेटिव लगे पर अगर सोच लिया ना तो कर लेना, नहीं तो ना वो रिग्रेट जो रहता है ना लाइफ टाइम बहुत गंदा होता है। हर कोई सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती। एक बार जो सोच लेता है ना मेरे को यूनिफॉर्म चाहिए, मेरे को ये चाहिए, है ना, तो वो चीजें छोड़ना मत, बीच में मत छोड़ना। जब सफर में लग गए हो तो आगे बढ़ जाना, और कर सकते हो, आप सभी कर सकते हैं। तो प्लेन पेपर पे आज से ही आदत डाल लेना लिखने की। शुरुआत में यहाँ से लिखना शुरू करोगे उधर पहुंच जाओगे, बट डजंट मैटर, है ना। बाद में धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। गोदान शुरू करते हैं, आज गोदान शुरू करते हैं थोड़ा सा, है ना, देखते हैं क्या है। हाँ, नए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि 2 वीडियोस अभी अपलोड करवा रही हूँ, कल और परसों वाली जो मैंने ली थी, कि किस तरीके से उपन्यास बने हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ उपन्यास क्या है। हमारा जो खंड शुरू हुआ है इस बैच में दैट इज उपन्यास। और उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो उपन्यास का मतलब होता है उप 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 मतलब समीप, समीप। और जो न्यास है, समीप कैसे लिखते हैं, समीप, न्यास, न्यास होता है थाती, या आप कह सकते हैं कि जो समाज के बहुत पास हो, समाज के पास हो, उसी को उपन्यास कहा जाता है, पहली बात। और उपन्यास के
कुछ तत्व होते हैं जो होने चाहिए उसमें। 6 तत्व होते हैं, मैंने क्लास में सारी चीजें बताई हैं, फिर भी धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगी। उपन्यास का एक उद्देश्य होगा, जो भी उपन्यास होगा उसका एक उद्देश्य जरूर होगा। कुछ संवाद होंगे जो उनके बीच में हो रहे हैं। कुछ यहाँ पर कथा वस्तु होगी, उपन्यास की कथा वस्तु होगी। देश काल और वातावरण होगा, देश काल एवं वातावरण होगा। और भाषा शैली होगी, भाषा शैली होगी। ठीक है, ये सब होगा उपन्यास के अंदर। ये सब किसके अंदर होगा? उपन्यास के अंदर ये सारी चीजें आपकी होती हैं। इनके बिना उपन्यास क्या है? अधूरा है। इनके बिना उपन्यास अधूरा होता है। ये सभी तत्व होने उपन्यास में बेहद जरूरी होते हैं। ठीक है, ये सभी तत्व होने उपन्यास में क्या है? बेहद जरूरी है। अगर ये इनमें से एक की भी कमी होगी तो उपन्यास पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, अगर एक की भी अच्छा हमने ही कमी कर दी, 1 2 3 4 5, 5 ही हुई भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है चरित्र योजना। क्या है? चरित्र या पात्र योजना। ठीक है, चरित्र या पात्र योजना। जब भी कोई लेखक लिखता है, जब भी कोई रचनाकार लिखता है, तो रचनाकार का लिखने के पीछे कोई उद्देश्य जरूर होगा। उसका एक कथा वस्तु यानी कि प्लॉट यानी कि क्या कहानी है, जिस कहानी के माध्यम से वो रचनाकार अपने चरित्रों को और घटनाओं को जोड़ेगा। फिर होगा आपका, मतलब ये अलग अलग मैनर में मैंने लिख दिए हैं। शुरुआत में अगर हम देखें तो कथा वस्तु होना बहुत जरूरी है। कथा वस्तु का मतलब कोई स्टोरी, कोई प्लॉट होगा जिससे इंसिडेंट्स प्लस कैरेक्टर्स जुड़ेंगे। राइट, कैरेक्टर्स क्या है? ये वो लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग हैं जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी भाषा, आपकी शैली कैसी है? देश काल वातावरण यानी कि जो भी उपन्यास, जो भी रचना लिखी गई है, क्या वो उस पृष्ठभूमि से जुड़ रही है? क्या राइटर उसमें अपनी आपको जोड़ पा रहा है? ठीक है। दूसरा संवाद यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक दूसरे के बीच में, जो डायलॉग बाजी हो रही है वो किस तरीके की है? छोटे हैं डायलॉग, बड़े हैं? पूरी चर्चा मैंने करी है किस में? पूरी चर्चा मैंने कर दी है पिछली क्लास में, तो आप उस क्लास को वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार मुझे ये बताइए कि आप कितने स्टूडेंट्स अभी हैं प्रेजेंट यहाँ पर हमारी क्लास में? ठीक है, एक बार सारे के सारे बच्चे यस बोलेंगे। ठीक है, यस बोलेंगे एक बार सारे के सारे स्टूडेंट। यस लिख के मुझे एक बार मैसेज करें, है ना। ये सारे के सारे जो उद्देश्य हैं उसमें होने चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर, हाँ, इसमें जो इनका विभाजन होता है उपन्यासों का, वो कुछ इस प्रकार होता है कि विभाजन में हम सबसे पहले देखते हैं प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों को, यानी कि जो प्रेमचंद से पहले उपन्यास आए वो कैसे थे, क्या थे। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यासों को, प्रेमचंद युगीन उपन्यास। और तीसरे नंबर पर हमारे सामने आ जाती है बात प्रेमचंद युग के पश्चात के उपन्यास। प्रेमचंद युग के पश्चात जो उपन्यास आए वो किस तरीके के थे। यानी कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास जिनमें सबसे पहले जो श्रेय जाता है कि भाई किसको जाता है सबसे पहले श्रेय? अच्छा, प्रिंट नोट्स की अपलोड करा दूं ताकि पढ़ें, बिल्कुल। और शालिनी है हमारे साथ, कंचन है, अरुण है, मोहित है, अमित है, प्रियंका है, मनीष है, और बच्चे कौन है? हाँ जी, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है उपन्यासों का वर्गीकरण। इस प्रकार से आप उपन्यासों को वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या किसकी कैसी क्या पृष्ठभूमि थी, वो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस करी। किसी कुछ भी इशू होता है तो वो मुझसे पूछ लेगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। अब यहाँ पर आपका जो उपन्यास है आज का वो है गोदान। गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी के द्वारा 1936 में लिखा गया। अपने समय का एक महाकाव्यात्मक तरीके का उपन्यास है, महाकाव्यात्मक। इनकी इस महाकाव्यात्मकता पे कई बार प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी ने कि सिद्ध करिए, बड़ा ही महाकाव्यात्मक टाइप का है। उसे पढ़ते पढ़ते हम जानेंगे बीच में। 1934 में इन्होंने इसे लिखना शुरू करा और 1936 में ये प्रकाशित हो जाता है, पूरा हो जाता है 1936 में लेखन प्रकाशित। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्रकाशित हो गया 1936 में। तो इसमें देखा जा सकता है कि गोदान में जो कृषक जीवन है, कृषक जीवन की त्रासदी को दिखाया गया है
कि एक किसान जीवन की क्या त्रासदी हो सकती है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। और इस उपन्यास में आप देखेंगे कि वर्गों के प्रतिनिधि को दिखाया, वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखाया गया है। वर्गों का प्रतिनिधित्व कहने का, यहाँ दोनों ही सवाल पूछे गए हैं जो मैं आपको, ये दोनों चीजें मैंने लिखी हैं। कृषक जीवन की त्रासदी है, इसे बताएं कैसे है ना, सवाल पूछा गया यूपीएससी ने। अभी इसी साल सवाल पूछा गया 2021 मेंस यूपीएससी में, कह रहे हैं कि गोदान एक व्यष्टिपरक उपन्यास है, नहीं होते हुए एक व्यष्टिपरक उपन्यास नहीं है, अपितु वर्गों का प्रतिनिधित्व है। यानी कि जब होरी की बात कर रहे हैं तो होरी केवल एक होरी नहीं है। होरी कौन है? होरी एक पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पूरे कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी, यहाँ तक की चीजें समझ में आई या नहीं आई, इतनी चीज बताएं। जी, आ रही हैं चीजें समझ में? यहाँ तक की चीजें आ रही हैं समझ में? जिसको नहीं आ रही बताते चले। हाँ जी, हाँ जी, बताएं जिसको समझ में चीजें नहीं आ रही हैं। क्लियर है? क्लियर है चीजें? पीडीएफ जरूर मिल जाएगा कपिल, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ठीक है। यहाँ तक की चीजें आ रही हैं। अब देख लेते हैं कि गोदान को शुरू तो आज ही करेंगे। किस किस ने पढ़ लिया है बताएं फटाफट से, किस किस ने पढ़ लिया है गोदान? गोदान में जो शुरुआत होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गाड़ने भेज देना। यानी कि गोबर ने होरी जो है हमारे इसका मुख्य पात्र है, मुख्य कैरेक्टर है। और किस तरीके का है, मुंह पिचका हुआ है, अभी आगे वर्णन होगा उसका। तो वो हीरो नहीं है पर वो हीरो है। हीरो बॉलीवुड में कैसा होता है, एकदम बलशाली टाइप। होरी राम ने अपने दो बैल हैं उसके पास, उन्हें सानी कहते हैं, घास को डाल देते हैं, है ना, सना बना के उसको जो है पानी वानी पिला दिया और कहा कि गोबर को ऊख गाड़ने भेज देना। गोबर उसका लड़का है। मैं ना जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। यानी कि मुझे पता नहीं कितनी लेट हो जाएगी। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। ये गोबर कौन है? बेटा नहीं, वो वैसा गोबर जो जिससे उपले बनाते हैं। उपले पात कर आई थी, बोली अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी क्या जल्दी है। यानी कि कुछ खा पी लो भाई, पता नहीं कब लौटोगे। अब वो तो है नहीं कोई गेस्ट टीचर के रूप में जा रहा है कि उधर नाश्ता करा देंगे बेचारे को। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई। अबेर यानी कि लेट हो गई, अब मालिक से भेंट होगी या नहीं होगी। स्नान पूजा करने लगे तो घंटे बीत जाएंगे। यानी कि भाई मालिक हैं राय साहब, राय बहादुर, एकदम से जा रहे हैं तो उनसे मिलने, तो पता नहीं उनसे मिल भी पाएंगे या नहीं। कहीं नहाने लगे तो होरी कौन बात देगा, कहीं नहा रहे पूजा कर रहे घंटों बैठना पड़ जाएगा। नहीं, इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, इसीलिए तो कह रही हूँ। वैसे भी लेट तो हो ही गए हो, अब मालिक ना मिले तो शाम हो जाएगी और खाए पिए, मतलब एक चिंता पत्नी की जो है। और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे, कौन सा तुम्हारे बिना मार वहां पे सूना पड़ जाए। नहीं जाओगे क्या, अभी परसों तो गए थे, कौन सा दिक्कत आ जाएगी। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है, पुरुष प्रभुत्व समाज तू समझती नहीं है, तो अपना रोटी उठी बना ले, तेरा काम वहीं तक सीमित है। धनिया बहुत एकदम इसमें वो दिखाई गई है। और भाई मेरी लाठी दे दे यार, अपना काम देख, तुम घर का काम देखो, उपले बना रही हो, आगे लीप उपलो जो करना है। ये इसी मिलते जुलते रहने का ही तो प्रसाद है। यानी कि मिलते रहता हूं मैं, ये इसी का तो फल है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कोई पता ना लगता किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही असली
जो है उसी में, पाँव को सहलाने में ही, ठीक है, क्या है, एक तरीके की सहूलियत है, एक तरीके की क्या है, उसी में पड़े रहो और उनके पाँव को सहलाते रहो, उसी में हमारी कुशल है। ये डायलॉग आप लिख सकते हैं कई जगह। जब गोबर और होरी के पीढ़ी गैप को देखोगे, जनरेशन गैप को, जब धनिया और होरी के उसको देखोगे आप, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो कहती है कि दे रहे हैं लगान, कोई वो थोड़े हैं भगवान, है ना। वो कहता है कि इनके गर्दन के तले हमारे पैर, ये जो है गर्दन हमारी उनके पैरों तले दबी हुई, ये पैर है, तो इन पैरों को बस सहलाते रहो, इन्हें दबा देंगे। तो ये कहता है कि किसके बेदखली नहीं आई, किसके कुड़की नहीं हुई। कुड़की, बेदखली क्या होते हैं ये सब चीजें, एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था एक दिन। तो घर का सब सामान पुलिस ले जाती है उठा के एकदम से, है ना, क्या है ये सब, कुड़की कहते हैं इसको, कुर्की बोला जाता है वैसे, कुर्की। यानी कि ये सब क्यों होता है, जब आप पुलिस में लगान उगुन नहीं भरोगे, उसमें राय साहब को नहीं दोगे लगान, सामंतवादी पूंजीवादी व्यवस्था को इसमें दिखाया गया है। और ये कौन है, ये बेचारे कृषक हैं, ये कौन है, मजदूर हैं, है ना। तो इन्हें उनको देखना पड़ेगा। मनीष कुर्की का मतलब होता है सब कुछ ले जाते हैं उठा के, ठीक है। कुर्की कुशल है, बिल्कुल कुशल है, तभी जब हमारे उन तलवों को हम सहलाते रहेंगे, ठीक है जी। आगे देखेंगे आप लोग, आगे लिखा हुआ है इस पेज पर कि धनिया इतनी व्यवहार कुशल नहीं थी, शी वॉज नॉट टू मच प्रैक्टिकल, ठीक है। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत बोए हैं तो अपना लगान ही तो लेगा, भाई हमने उसके खेत बोए और वो अपना लगान ले, बस बात खत्म हुई। अब उसमें पैर तलवे चाटने की क्या जरूरत है, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। धनिया का सही था तर्क। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इतने वर्षों में इतना अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी कतर ब्योत करें, कितने ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कोड़ी उनको दे दो, ठीक है, दांत से पकड़ो एक एक कोड़ी, यानी कि ये मुहावरों का इन्होंने प्रयोग किया है। और ये कह रहे हैं कि चाहे कितना, होता है ना गांव में बोलते पेट काट के पैसा दे देना, पेट काट के यानी कि अपनी भूख को मिटा के, अपना मतलब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके उनको पैसे दे रहे हैं, उनको लगान दे रहे हैं, ठीक है। तो बेबाक होना, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है, फिर भी वह हार ना मानती थी। और चलिए अब ठीक है, देखा नहीं था मैंने। तो इसमें कह रहे हैं कि अभी धनिया 36 साल की है, 36 साल में झुर्रियां पड़ गई हैं। अभी आप देखो एंटी एजिंग क्रीम लगाती हैं महिलाएं, 1,000 के फ्रूट खाते हैं कुछ लोग, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब चीजें हैं धनिया के पास में। जब से शादी हुई है तब से इन्हीं सब चिंताओं में पड़ी हुई है कि एक टाइम बन गया खाना, दूसरे टाइम क्या बनेगा, कहाँ से इन 3 बच्चों का भरण पोषण होगा और कैसे इन बच्चों की चीजें आगे
चलेंगी, है ना। अब तो आ गई आवाज, अब देख लो आवाज आ गई है, ठीक है, आवाज आ चुकी है, अब मुझे बता देंगे आप लोग, ठीक है, आवाज आ चुकी है, अब बता देंगे। मैं आपको कह रही थी कि उसकी उम्र कितनी है, धनिया मात्र 36 की है, और जब से आई है इस घर में तब से यही सब संकट झेल रही है, तब से इन्हीं सब संकटों को झेल रही है, ठीक है। ये ईमेल आईडी है मेरी, इस ईमेल आईडी पर MONI, हाँ हो गई सर, हो गई, हाँ सेल खत्म हो गए थे, ठीक। ये है monica.example@gmail.com, gmail.com, ठीक है, इस पे मेल कर दिया करो। अब तो आ गई ना, अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई साउंड, है ना। एक बार बता दो भाई कोई कि अब आ गई कि साउंड, अब तो आ गई ना। एक तो ना इतना लेट रिस्पॉन्ड होता है ना एप्लीकेशन पे। यस, ओके, ठीक है। तो यही मैं कह रही थी कि उसकी 6 संतानों में अब केवल एक लड़का है गोबर 16 साल का, एक लड़की है 12 साल की रूपा, और सोना, 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये आपकी सोना और रूपा, एक 12 की है सोना, और रूपा कितने की है, रूपा है 8 की। 3 लड़के बचपन में मर गए, कह रही कि उनकी दवा दारू हो जाती, कोई दवा मेडिसिन हो जाती तो बच जाते, पर एक कौड़ी भी नहीं थी जिससे कि डॉक्टर को बुलाया जा सके, कोई दवा दारू उनकी कराई जा सके। हमेशा से धनिया ने गरीबी देखी, बेबसी देखी, लाचारी देखी, एक समय के बाद दूसरे समय खाने का इंतजाम नहीं है, खेत में काम करती है, घर में काम करती है, उम्र से पहले बुढ़ापा आ गया है, आंखों से सूझता नहीं है, 36 साल है, सारे बाल पक गए हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, बड़ा संकट का समय इसने काटा है। तो आप उपन्यास सभी खरीद लो, जिसके पास ना हो मुझे बता दो कि जिसके पास ना है, समस्या के लिए मेल करेंगे। क्लास अगर कभी किसी कारणवश आधा घंटा 1 घंटा आगे या पीछे कुछ होता है, वो जो वहां पर आपका एक ये है उसमें मैसेज कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। आप एक दूसरे को सूचित करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी का समय खराब नहीं होना चाहिए। 11 से 1 मेरा पूरा उद्देश्य रहेगा कल से क्लास को पर्टिकुलरली शुरू करने का। कोई भी क्लास नहीं चलेगी इस समय पर, ये मेरी गारंटी है कि इस समय आपकी सार्थक संकल्प कोई क्लास नहीं चलेगी आगाज, ठीक। यूट्यूब पर क्लास चल सकती है, एप्लीकेशन पर कोई क्लास करने की, किसी और ऑप्शनल की चल सकती है, जीएस की कोई क्लास नहीं चलेगी। ऑप्शनल तो सबने अलग अलग ले रखा होगा ना, ठीक है। बाकी आपकी यहाँ पर जी, बाकी कोई दिक्कत के लिए मेल करें। आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल सभी बच्चे उपन्यास को लेकर पढ़ लें, शुरू तो कर लें, जो पुराने हैं उन्होंने तो पढ़ लिया है। उपन्यास में आप प्रेमचंद जी का गोदान खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रेमचंद जी का गोदान एकदम खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए। कल करेंगे क्लास 11 बजे। आप सभी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे साथ सारी चीज समझ आई होंगी, जिसको नहीं आई है एक बार मैसेज करें, रिप्लाई मैं देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। क्लासेस बंद थी 1 महीना, उसके लिए पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर माफी चाहती हूँ आप सभी से। क्लासेस अभी अपलोड हो जाएंगी, जिसको जो भी समस्या आती है, क्योंकि देखो टेक्निकली चीजें मुझे नहीं पता है, ये मैं किसी और को बोलती हूँ। कल मेरा रात के 11 बज गए मुझे ये सब चीजें सॉल्व कराते हुए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट दूंगी, अपना पूरा प्रयास करूंगी। सितंबर तक अपने कोर्स को खत्म करिए, रैपअप करिए। पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, घर पे गोदान पढ़ाने मैं नहीं आऊंगी आपको। नॉवेल लेके टेक्स्ट पढ़ना आपका जिम्मेदारी है, उसमें से जब हम चीजें करेंगे साथ के साथ पढ़ते चलिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, साथ के साथ पढ़ते चलेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकेंगे। ये सोचो कि सितंबर में आपका मेंस है, ये सोचो कि सितंबर में मेंस है, अपने माइंड को ट्रेंड करो कि सितंबर में मेरा मेंस है, मुझे ये चीजें रैपअप करनी है, ठीक है। कुछ अगर बिल्कुल अभी वाले बच्चे उनके कुछ 2-4 जो टॉपिक बचेंगे वो मैं आगे भी खींच लूंगी उनको, पर आप सभी सोचे सभी कि मेरा जब जैसे आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो वैसे हो जाती है, ठीक है। मैंने किया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, 84-90 दिन में मैंने अपना सिलेबस पूरे टेक्स्ट के साथ खत्म कर दिया था, बट मैं केवल अखबार ही पढ़ पाती थी, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाती थी। और आप भी वैसा ही करो, रात से समय चुराओ, दिन से समय चुराओ, पूरा करो, ठीक है। चलिए जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, और थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट करा, कोऑपरेट करा, एंड रियली सॉरी कि आपके सिलेबस छूटे, आपके छुट्टियां पड़ गई थी। तो अब टेक्स्ट पढ़ते जाइए प्लीज, मुझे आपसे यही सपोर्ट चाहिए। टेक्स्ट पढ़ते जाइए, किताबें खरीदिए, टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, क्योंकि गोदान में खड़े होकर एक लाइन नहीं पढ़ा सकती आपको। कविताएं एक लाइन पढ़ा दूंगी मैं आपको, ठीक है। कहानी कोई छोटी होगी मैं उसको जरूर पढ़ा दूंगी, पर सॉरी टू से कि नाटक और उपन्यास की एक लाइन में नहीं पढ़ा सकती। जो चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे ये मैंने कहा कोटेशन, ये वाली बिल्कुल वो करके रख लेना, मतलब
ऐसा कोट लगा के रख लेना कि जब जमींदारों के पैरों तले हमारी गर्दन दबी हो तो उसे सहलाने में ही कुशल है। ये सब आप यूज कर सकते हो, मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ यूज करनी है। कल एक प्रश्न भी लिखेंगे, यूपी पीसीएस में क्या अलग चीजें हैं वो भी बता दूंगी। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, मिलते हैं कल 11 बजे। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन।